हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे 3 इफ़ेक्ट्स: बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेबलन इफ़ेक्ट्स। ये शो करते हैं कि कैसे एक गुड की डिमांड एक पर्सन के द्वारा दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़। Network externalities are special kind of externalities in which one individual's utility for a good depends on the number of other people who consume the commodity. Network externality वो होता है कि एक इंसान कितनी यूटिलिटी एक गुड से डिराइव करेगा, वो डिपेंड करता है कि और कितने लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तब उसको हम बोलेंगे नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़। सो लेट्स बिगिन with our first network externalities, that is bandwagon effect. Bandwagon effect refers to the demand for a good by a person who wants to be in style because possession of a good is in fashion and therefore many others have it. हार्वे लेबिन्स्टन ने ये बैंडवैगन इफ़ेक्ट दिया। बैंडवैगन इफ़ेक्ट में होता क्या है कि जैसे कोई गुड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग उस गुड को ख़रीद रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही वो गुड और ज़्यादा डिमांड में आएगा और ज़्यादा बिकेगा। सो बैंडवैगन इफ़ेक्ट में एक पर्सन अगर कोई गुड ख़रीदता है तो वो ये सोच के ख़रीदेगा कि और कितने लोग इस गुड को ख़रीद रहे हैं। इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे हम आते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए, ये होती है एक पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़। एज पीपल थिंक दैट मोर पीपल हैव अ गुड, इट्स डिमांड इंक्रीजेज। तो देखिए होता क्या है, हम इस डायग्राम को देखते हैं। पहले किसी गुड की डिमांड थी D10, मतलब लोग एक गुड की 10 क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे थे, ख़रीद रहे थे। उस गुड की डिमांड थी D10। अब लोगों ने सोचा कि उस गुड की 20 क्वांटिटीज़ बिक रही हैं मार्केट में, तो उन्होंने क्या कहा कि ये गुड तो पॉपुलर है, तो उन्होंने अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर दी। और जब वो डिमांड इंक्रीज़ हुई तो डिमांड कब शिफ्ट होके हो गई D20। क्योंकि हमने जो पहली वाली वीडियो पढ़ी थी डिमांड थ्योरी वाली, उसमें हमने बोला था जब भी किसी चीज़ के अदर फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स के कारण चेंज आता है डिमांड में, तो वो डिमांड का पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाती है। जब सिर्फ प्राइस में चेंज आता है तो फिर डिमांड कर्व के अलॉन्ग ही चेंजेस आते हैं। तो इसमें लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आया। उन्होंने कहा कि ये गुड बहुत पॉपुलर है, तो फिर ये गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। ऐसे करके फिर लोगों ने सोचा कि इसकी तो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, इसकी 30 क्वांटिटीज़ बिक रही हैं, तो फिर उसकी डिमांड फिर से इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसे ऐसे लोग सोचते गए कि बहुत सारे लोग उस गुड को ख़रीद रहे हैं, तो वो अपनी डिमांड इंक्रीज़ करते गए और जो डिमांड कर्व है वो कॉन्सिक्वेंटली चेंज होती गई, शिफ्ट होती गई आगे से आगे। और अब अगर हम बात करें मार्केट डिमांड कर्व की, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे ये जो सारी हमने डिमांड कर्व्स देखी हैं, D10, D20, D30, D40, अगर इन सब का हम हॉरिजॉन्टल समेशन करें तो हमारे पास आ जाती है मार्केट डिमांड कर्व, दैट इज़ TM। सो दिस वाज द बैंडवैगन इफेक्ट। हमने इसमें देखा कि पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी है, बिकॉज इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी गुड को ख़रीद रहे हैं, तो वो पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी है। और हमने देखा कि इट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो डिमांड कर्व है वो ऐसे D10 से D20, D20 से D30 और आगे आगे शिफ्ट होती गई, राइटवर्ड शिफ्ट होती गई। नेक्स्ट वी हैव इट मेक्स द डिमांड कर्व मोर इलास्टिक। एक बात याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं किसी कर्व की इलास्टिसिटी की, तो अगर तो वो कर्व मोर इलास्टिक है then it will be flat. Okay, if we are talking about a curve to be more elastic then it will be flatter than the other curves. अगर हम बात करते हैं कि जो डिमांड है
इट इज़ लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक में क्या होगा कि जो कर्व है वो स्टीपर होगी रादर देन बीइंग फ्लैटर। तो अब ये क्या करती है, आपने देखा ही है कि ये जो कर्व है वो रिलेटिवली पहले वाली डिमांड कर्व से, इंडिविजुअल डिमांड कर्व से, इट इज़ रिलेटिवली मोर फ्लैट। तो this is more elastic. The bandwagon effect makes the market demand curve more elastic. So that was our bandwagon effect. Next we have snob effect. It refers to the desire to possess a unique commodity having a prestige value which results from the fact that only few others own it. हार्वे लेविंस्टन gave it. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्नॉब इफ़ेक्ट, और पहले हमने देखा था क्या, बैंड वैगन इफ़ेक्ट। आप नोट करना कि जो ये इनके नेम्स हैं, बैंड वैगन, बैंड वैगन होता क्या है, बैलगाड़ी हम कहते होते थे पुराने ज़माने में। तो बैलगाड़ी में क्या होता था कि कितने सारे लोग बैठ के जाते होते थे, और अगर कोई कहीं पे जा रहा होता था तो और से और लोग उसको ज्वाइन करते रहते थे। तो उसको बैंड वैगन इसलिए नाम दिया गया इस इफ़ेक्ट को कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस गुड को ख़रीद रहे हैं, उस गुड को जॉइन कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया बैंड वैगन। अब ये स्नॉब इफ़ेक्ट है। स्नॉब का मतलब होता है जो लोग थोड़े से अकड़ू होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े से होते हैं, उनको होता है कि बाकी जो कर रहे हैं बाकी लोग पागल हैं और हम ही सयाने हैं। तो स्नॉब, उस चीज़ से ये वर्ड डिराइव किया हार्वे लेविंस्टन ने। तो स्नॉब इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक यूनिक कमोडिटी, एक जो ऐसी कमोडिटी लेने का दिल में एक डिज़ायर होती है कि जो किसी के पास ना हो। व्हाट मैटर्स इज़ कि जो लोगों के पास ना हो वो चीज़ मेरे पास हो। कुछ लोग आपने देखे ही होंगे जो ये ट्रेट एग्जिबिट करते होंगे। तो उस जब ये ऐसा होता है कि कोई गुड कम से कम लोगों के पास है और उसके वजह से उस गुड की डिमांड हो, उसको स्नॉब इफ़ेक्ट कहते हैं। स्नॉब इफ़ेक्ट का ये डायग्राम है, उसको हम पढ़ते हैं कि दिस इज़ अ नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी। क्यों? क्योंकि जितने कम लोग उसको ख़रीद रहे हैं उस गुड को, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर उसमें ऐड हो रहा है, बट जितना नंबर उसका कम होता जाएगा उसकी वजह से इसकी डिमांड गुड की बढ़ती जाएगी। As people think that more people have a good, its demand decreases. अगर कोई सोचेगा कि ये गुड बहुत सारे लोगों के पास है तो उस गुड की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर वो लोग स्नॉब इफ़ेक्ट फॉलो करने वाले होते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, हमारे पास पहले थी D1 डिमांड कर्व। अब लोगों ने, अब सपोज़ कीजिए ए पर्सन ने सोचा कि उस गुड की डिमांड कम है, मतलब D2 है, तो वो भी उस गुड को डिमांड करने लग जाएगा। तो फिर वो D1 से D2 डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर और लोग सोचेंगे कि अरे इस गुड की डिमांड तो बहुत ही कम है। जो वो स्नॉबिश तरीके के लोग होते हैं ना, वो ये सोचेंगे कि इसकी डिमांड तो और कम है। फिर वो D3 डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि कम लोगों के पास वो गुड है, और फिर और ज़्यादा आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, D1 से D2 आए, D2 से D3 आए, D3 से D4 में आए। तो जो ये गुड की डिमांड है दैट इज़ डिक्रीजिंग। तो डिमांड कब शिफ्ट होती जा रही है। इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली होते हैं ना, एंटीक गुड्स होते हैं, एंटीक गुड्स, या कुछ बहुत ही रेयर तरीके के गुड्स, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, या मैरिलिन मनरो का जो पोर्ट्रेट है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो लोग ऐसे रेयर ऑब्जेक्ट्स को ख़रीदने की इच्छा रखते हैं वो लोग स्नॉब इफ़ेक्ट फॉलो करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर रहे हैं ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, तो हमारे पास जो मार्केट डिमांड कर्व आई DM, इट इज़ स्टीपर। स्टीपर देखा, पहले जो थी वो थोड़ी सी फ्लैट कर्व्स थी, पर अब क्या हो गई, स्टीपर हो गई। मतलब
This effect makes the market demand curve less elastic. So स्नॉब इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन ने दिया था, जो कि इकोनॉमिक्स में ऐसे गुड्स के लिए जाना जाता है जिन गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब किसी गुड का प्राइस बहुत हाई होता है और फिर भी उन गुड्स की डिमांड हाई होती है, तो वो जो गुड्स होते हैं वो वेबलन गुड्स होते हैं। और जो लोग ऐसे गुड्स को ख़रीदते हैं वो लोग वेबलन इफ़ेक्ट फॉलो कर रहे होते हैं। वेबलन इफ़ेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे किसी गुड का प्राइस इंक्रीज़ होता गया, वैसे वैसे उस गुड की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ होती गई, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी प्रेस्टीज वैल्यू, इसका सोशल स्टेटस जो है वो भी ज़्यादा है, तो इसलिए लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा। सो दिस इज़ आवर वेबलन इफ़ेक्ट। तो हमने देखा है कि जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड कर्व होती है दैट स्लोप्स डाउनवर्ड, राइट। क्योंकि जैसे जैसे उनका प्राइस इंक्रीज़ होता जाता है, लोग उनकी लेसर क्वांटिटीज़ बाय करना शुरू कर देते हैं। पर इन गुड में आप देखोगे, वेबलन गुड्स में आप देखोगे, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, ये प्राइस इनका इंक्रीज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी क्वांटिटीज़ भी लोग ज़्यादा डिमांड करने लग गए हैं। सो दीज आर आवर वेबलन गुड्स। और जो लोग ऐसे गुड्स खरीदते हैं वो वेबलन इफ़ेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। Explanation में, this effect is often observed with luxury goods or high status goods like designer clothes, luxury cars और premium watches. It defies the law of demand, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल गुड की डिमांड कर्व होती है इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट जो वेबलन गुड की डिमांड कर्व होती है इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। So I hope that these three effects, bandwagon effect, snob effect and Veblen effect, are now familiar to you. So this was our video on network externalities. If you want to see more such videos on economic concepts, then please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit on the bell icon. Thanks for watching. Bye.